आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को ये तो ज़रूर मजबूर कर दिया है कि डेवलपमेंट पर बात करें। मतलब जो एक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जो होती है ना, विकास की राजनीति, अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में वो होता नहीं था, हमारे देश में वो होता नहीं था। बहुत कम आप देखेंगे कि चुनाव में हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। अर्ली 90s से लेट 90s के दौर का, तो उस समय तो जिसको भी मौका मिलता था, हम लोग बिहार से बाहर ही हम लोग की पढ़ाई होती थी। एक अवधारणा है कि शायद मुस्लिम्स की पसंद बीजेपी नहीं होती है, लेकिन आप 10 वर्षों के कोई भी कार्य को अगर आप निकाल के देखेंगी तो जब प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, सरकार की किसी स्कीम की बात कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति आगे आके ये नहीं कह सकता कि इस स्कीम का लाभ फलाना को मिला है और मुझको नहीं मिला। जब शायद कोई और स्टेट नहीं सोच रहा होगा, उस समय हम लोग बहुत एक विजन के साथ एथेनॉल को लेके आगे हम लोग बढ़े। दो बेस्ट डेवलपमेंट मॉडल की बात होती है या दो बेस्ट इंडिविजुअल की बात होती है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो आप जब दोनों साथ में आते हैं तो एक ये बहुत बड़ा कंफर्ट आमजन को दे देता है। मतलब जो लोगों के मन में है, या लोग जिसको आप कहते हैं ना कि ये एक नेचुरल अलायंस। या मैं जो भी चुनाव लड़ा हूँ, कभी लोगों मेरी आलोचना भी करते हैं, आप इस पार्टी में थे, उस पार्टी में थे, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं आरजेडी के खिलाफ ही मैं हमेशा चुनाव लड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बिहार को अगर आप देखेंगी तो हम लोग परसेप्शन के मारे हुए थे, और मुझको लगता है अगर एक ही शब्द इसमें हम सिर्फ ऐड कर दें आज के कंटेक्स्ट में, तो मैं सिर्फ उसमें इतना ही कहूँगा कि वाई नॉट बिहार। देश के बाहर रहे रहे कौन ऐसा गाँव होगा या प्रखंड होगा जहाँ कोई ना कोई दूसरे राष्ट्र में या दूसरे देश में नहीं रह रहा है। उनमें जो एक उत्साह बढ़ा है, या जो भारतीयों को देखने का नजरिया जो बदला है, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता इस बात के लिए निश्चिंत हो सकता है कि कोई ना कोई है जो उसकी एक्टिविटीज को देख रहा है। 2005 में जो बिहार ने एक नई यात्रा प्रारंभ की एनडीए शासन में, और जो चेंजेस बिहार में आए, और अब मुझको लगता है अब लगभग 20 वर्ष होने को है, बिहार बहुत बदला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत बार हम चीज़ों को छोड़ देते हैं कि नहीं ये मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा। मैं ये मानता हूं कि देखिए, सिस्टम के बाहर रह के सिस्टम की आलोचना करने से आसान कुछ नहीं है। कि अभी का जो यंग जनरेशन है, दे आर अ ब्लेस्ड जनरेशन, क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ टेक्नोलॉजी वाइज, स्कीम वाइज या सपोर्ट वाइज आज के यूथ को है, वो शायद हम लोग के समय में उतना नहीं था। मौका मुझको आदरणीय नीतीश जी ने ही दिया अपने साथ मंत्री बना के। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र में मुझे वो मंत्री बनाएंगे। चैलेंजिंग डिपार्टमेंट दिया, फिर 2010 में भी बनाया, उस समय भी मैं यंगेस्ट मिनिस्टर था 2010 में। तो जो मौका मुझको मिला, मैंने काम करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में 2013-14 के जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, तो कहीं ना कहीं पे नीतीश जी की नज़दीकी जब आरजेडी की तरफ फिर वो होने लगी। मैनेजमेंट करने के बाद फ्रेंड्स ने, कुछ हम लोगों ने एक छोटी सी कंपनी बना ली डेवलपमेंट कंसल्टेंसी की, कुछ दोस्तों ने मिलकर, जैसे आज फ्रेंड्स लोग स्टार्टअप वगैरह करते हैं, उस समय स्टार्टअप कहाँ था, लेकिन हाँ हम लोगों ने कुछ मिलकर शुरू की। उसमें भी मैंने रियलाइज़ किया कि काम करना बहुत मुश्किल है। 2000 का चुनाव हम लड़े, आई वॉज नॉट सक्सेसफुल, मैं हार गया, और हारा, लेकिन मुझको, मैं उस हार को एक लर्निंग मानता। और जब हम इंग्लैंड से वापस लौटे तो मेरे सारे फ्रेंड्स वहीं रह गए, और मेरी भी पीएचडी में एडमिशन हो गई थी, लेकिन क्यों तो मन में आया कि लौटना चाहिए। शायद मैं बोलूँ तो लोग को विश्वास नहीं होगा, मेरे मन में यही आया कि सब यहीं रह जाएंगे तो वापस जाके करेगा। नाउ बिहार इज़ रेडी टू टेक ऑफ, और आज के समय में बिहार को नीतीश कुमार जी की भी ज़रूरत है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी ज़रूरत है, और दोनों मिलकर अगर बिहार की बात करेंगे, मुझको ये प्रसन्नता है कि उनके मृत्यु से पहले कोर्ट ने उनको बरी किया, तो इस एक संतुष्टि उनको ज़रूर हुई होगी कि जो स्टिग्मा मेरे साथ था वो मेरा समाप्त हुआ। लेकिन हाँ, क्योंकि अब बातें पब्लिक डोमेन में है, सबको इतनी बातें की जानकारी नहीं है, तो लोग इस तरह की बातें बार बार अभी भी उठाते हैं कि मिश्रा को बेल क्यों और लालू को जेल क्यों। ओके दोस्तों, तो फिर एक बार मुलाकात आप सब लोगों की मेरे साथ और एक अमात्य के साथ होने वाली है। अमात्य संस्कृत ओरिजिन का वर्ड है, और अमात्य उनको कहा जाता है जो मिनिस्टर हैं, जो काउंसलर्स हैं, और ऐसे ही एक यंग, डायनामिक, और मैं उन्हें जेंटलमैन कहती हूँ, और वैसे ही सौम्य व्यक्ति से हम आज मिलने वाले हैं, जो कि बिहार के आज की तारीख में टूरिज़्म और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, और एक बहुत ही
शानदार व्यक्ति हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं श्री नीतीश मिश्रा जी से। नमस्कार नीतीश मिश्रा जी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सब लोगों का स्वागत है GTRI में, और मैं आपका भी स्वागत करती हूँ GTRI के पॉडकास्ट शो में। तो हमारे इस शो की शुरुआत मैं एक ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन से करना चाहती हूँ आपसे। वैसे तो दोस्तों, आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने इन्हें यंगेस्ट डायनामिक इसीलिए कहा क्योंकि आज 29 इयर्स इनके पॉलिटिक्स में हो चुके हैं, और ये एक यंगेस्ट पॉलिटिशियन के तौर पर बिहार में नेता के तौर पर आए थे। ये पढ़े लिखे नौजवान 29 साल पहले इन्होंने क्या सोच करके, व्हाई पॉलिटिक्स? अच्छा सवाल है। कभी नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट वाज नेवर इन माय माइंड कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे। व्हेन आई वाज इन स्कूल, या जब हम कॉलेज में भी थे उस समय भी, या हायर एजुकेशन में भी। और हम लोग का जो दौर था जब हम लोग स्टूडेंट थे, तो वो एक ऐसा दौर था 1990 से आप लेट 90s तक, अर्ली 90s से लेट 90s के दौर का। तो उस समय तो जिसको भी मौका मिलता था, हम लोग बिहार से बाहर ही हम लोग की पढ़ाई होती थी, तो जो पहला अपॉर्चुनिटी मिलता था लोग बिहार से बाहर चला जाता था। तो हम भी उसी दौड़ में थे। और राजनीति, क्योंकि परिवार में एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, तो स्वाभाविक है राजनीतिक परिवेश में, कंटेक्स्ट में, वातावरण में आपका लालन पालन होता है। उन चीज़ों को आप देखती हैं तो बहुत सहज रूप से आप उस पूरे इकोसिस्टम में आप एक तरह से कहिए रच बस जाते हैं। लेकिन डिस्पाइट दैट मेरे मन में कभी नहीं आया। 94-95 का दौर जब इंडियन इकोनॉमी खुलने लगी, भारत की अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हम लोग के देश में, तो उस समय अपॉर्चुनिटीज़ मैनेजमेंट का, या यूं कहिए कि कुछ अपना काम करने का, ये सब का एक दौर प्रारंभ हुआ। उस कंटेक्स्ट में मैं आज के जनरेशन को कहता हूं कि अभी का जो यंग जनरेशन है, दे आर अ ब्लेस्ड जनरेशन, क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ टेक्नोलॉजी वाइज, स्कीम वाइज या सपोर्ट वाइज आज के यूथ को है, वो शायद हम लोग के समय में उतना नहीं था। वातावरण भी कंड्यूसिव नहीं था। तो हम फिर हायर एजुकेशन के बाद मौका मिला, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, ब्रिटिश इवनिंग स्कॉलरशिप कहते हैं। इट्स वन ऑफ दी वर्ल्ड्स वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप। तो उसकी वो स्कॉलरशिप मुझे मिली। मैं फिर इंग्लैंड चला गया मास्टर्स करने के लिए, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में करके आया। तब भी राजनीति मेरे मन में नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर था क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर में रुचि थी, और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के साथ काम करके चीज़ों को समझना, या बिहार को जान ही रहे थे। हमने अपने थीसिस में बिहार के बैकवर्डनेस पे ही हमने हमारा डिसर्टेशन भी था। तो उन चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली मैंने देखा। उस समय का एक ऐसा दौर था 2000 में, जब हम इंग्लैंड से वापस लौटे तो मेरे सारे फ्रेंड्स वहीं रह गए, और मेरी भी PhD में एडमिशन हो गई थी। लेकिन क्यों तो मन में आया कि लौटना चाहिए। शायद मैं बोलूँ तो लोग को विश्वास नहीं होगा। मेरे मन में यही आया कि सब यहीं रह जाएंगे तो वापस जाके करेगा कौन। लेकिन ऑनेस्टली इसी सोच ने मुझको किक दिया, और मैं वापस लौटा। और वापस लौट के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़ के, NGO से जुड़ के कुछ ग्रास रूट पर काम मैंने शुरू किया। लेकिन जो प्रॉब्लम्स उसमें आ रही थी, मुझको लगा कि ये शायद हम उस सिस्टम में बाहर रह के चीज़ों को शायद उतनी दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक तौर पर मैंने प्रारंभ में ही कहा, एक पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, तो हमारे फादर की राजनीति उस समय एकदम ढलान पर थी। तो राजनीति में उन्होंने अपनी एक पार्टी बना रखी थी। तो 2000 के विधानसभा चुनाव आ गए फरवरी में। तो मुझे अचानक से लगा कि मेरा एक अंदर से एक मजबूत, एक आप कन्विक्शन कह सकती हैं, लगा कि नहीं, इसी में अगर यही सबसे सही प्लेटफॉर्म है कि अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहती हैं, अगर आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं, और जीवन का एक पर्पस कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है, जब तक आप हैं कुछ ऐसा कर जाइए कि जो आपके काम से लोग आपको याद रखें। कुछ उस तरह का दिमाग में वो था। आई वॉज 26 ईयर्स, 2000। Too young. हाँ, Too young. पढ़ाई वढ़ाई करके जस्ट लौटे ही थे। तो उस बीच में कुछ फ्रेंड्स के साथ हम लोग ने, जैसे आज ये नहीं है कि जॉब सीकर मत बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए। तो मैं जब मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, तो हमारे जो प्रोफेसर थे वो अक्सर हम लोग को इंस्पायर करते थे दैट ट्राई टू बी अ जॉब क्रिएटर एंड नेवर बी अ जॉब सीकर। तो बहुत ही इस सोच से बहुत इंस्पिरेशन मिली। मैनेजमेंट करने के बाद फ्रेंड्स ने, कुछ हम लोगों ने एक छोटी सी कंपनी बना ली डेवलपमेंट कंसल्टेंसी की। कुछ दोस्तों ने मिलकर, जैसे आज फ्रेंड्स लोग स्टार्टअप वगैरह करते हैं, उस समय स्टार्टअप कहाँ था, लेकिन हाँ, हम लोगों ने कुछ मिलकर शुरू की। उसमें भी मैंने रियलाइज़ किया कि काम करना बहुत मुश्किल है।
2000 का चुनाव हम लड़े, आई वॉज नॉट सक्सेसफुल, मैं हार गया और हारा, लेकिन मुझको, मैं उस हार को एक लर्निंग मानता हूँ। मैं हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी झंझारपुर में अपने डिफीट के बाद भी मैंने हर एक जगह लोगों को कहा कि शायद जब मैं 2005 में जीता कि अब 2000 की हार ने ही मेरी बुनियाद रखी ज़मीन से जुड़ने की, लोगों से कनेक्ट होने की। झंझारपुर में 2002 और 4 में फ्लड आया बहुत बड़ा, उसमें मैंने बहुत काम किया और फिर पीपल्स एक्सेप्टेंस हो गई 2005 में। और फिर ऐसा संयोग हुआ कि मुश्किल से चुनाव जीते, चुनाव लड़ना जीतना आसान नहीं है, विधानसभा भंग हो गई 2005 में। अगर आपको याद होगा तो फरवरी में चुनाव में के बाद मैंडेट किसी को नहीं आया तो विधानसभा डिसॉल्व हो गई, तो वो भी एक झटका लगा कि भाई विधानसभा भंग हो गया, फिर आपको चुनाव में जाना है। लेकिन झंझारपुर के लोगों का स्नेह आशीर्वाद, ईश्वर की का आशीर्वाद कि नवंबर में जीते एंड आई बिकेम द यंगेस्ट मिनिस्टर एट द एज ऑफ 32। तो राजनीतिक यात्रा ऐसे ही शुरू हुई। बिल्कुल। वैसे दोस्तों, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोगों को बता दूं कि नीतीश मिश्रा जी के चाचा जी ललित नारायण मिश्रा जी, जिनको कौन नहीं जानता है, और उनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है। और पिताजी जगन्नाथ मिश्रा जी जो हैं वो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के, और अब हम देख रहे हैं नीतीश मिश्रा जी को। तो क्या ये लेगेसी को आपने मतलब कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली दिमाग में रहा था कि ये पॉलिटिकल लेगेसी है? जैसे आज की तारीख में नहीं कह रहे हैं कि भाई फैमिली, परिवारवाद। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कभी मन में नहीं आया। और अगर मैं ये दूं, हम लोग की फैमिली की और लगभग मोर देन 100 ईयर्स का एक इतिहास रहा है। और फ्रीडम मूवमेंट से लेके हमारे अंकल जिनकी आपने बात की, लेट ललित नारायण मिश्रा जी, फर्स्ट पार्लियामेंट के मेंबर बने। और हमारे एक और अंकल, जब बिहार उड़ीसा एक था, उस समय की जो काउंसिल थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसके भी वो मेंबर थे। लेकिन ये मन में कभी नहीं आया कि हमको लेगेसी कंटिन्यू करना है। देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है, मतलब मेरे मन में अगर विश्वास आप करें तो ऐसा कभी नहीं आया कि नहीं हम हैं, अब हमको इसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। हमको लगता है नेचुरली, शायद मैं मानता हूँ ये डिस्टिंड था, अब ये होना था। बहुत लोग कोशिश करते हैं, सब कामयाब नहीं होते। मैं भी पहला चुनाव लड़ा, मैं नहीं जीत सका। मैं जीता तभी जब मैंने जनता का विश्वास प्राप्त किया। मतलब आई हैड टू लिटरली प्रूव माई सेल्फ। मतलब ऐसा नहीं था जिसको आप एक तरह से पैराशूट जंपिंग कह सकती हैं कि कोई आया, एक बड़ा नाम लेके आया और जीत गया, चला गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और लिटरली 5 साल लोगों के साथ रह के, चीज़ों को समझ के। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एक राजनीतिक परिवार से आए हैं, लेकिन हमारे परिवार ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी बिल्ड किए। मतलब हम लोगों ने हमेशा देखा, हमारे ग्रैंडफादर ने या हमारे फादर ने उस समय विनोबा भावे जी के साथ बहुत जुड़े रहे, तो हज़ारों एकड़ लैंड हम लोगों ने, लैंडलेस को हम लोगों ने दी। तो एक वो चीज़ लोगों के लिए करने की प्रवृत्ति शुरू से रही, और मुझको लगता है कि शायद ईश्वर ने यही भूमिका मेरे लिए तय की थी। और यहाँ पर मैं आया, और जब देखते देखते 6 चुनाव लड़ लिया। अब मुझको लगभग अगले साल 25 वर्ष चुनावी पॉलिटिक्स के मेरे हो जाएंगे। जी बिल्कुल। 6 चुनाव में 4 जीता, 2 हारा, लेकिन हर एक हार में मैंने सबक सीखा। और मैं ये मानता हूँ कि जब जनता आपको चुनती है, हमेशा आपको साबित करते रहना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको एक बार जनता ने चुन लिया, अब आप निश्चिंत हो गए। एक ऐसी परीक्षा है जिसको प्रत्येक 5 वर्ष पर आपको देना है। 3 लाख से ज़्यादा एग्जामिनर हैं जो आपकी उत्तर पुस्तिका को जांच करते हैं, आपके आंसर शीट्स में वो नंबर्स डालते हैं। तो मुझको, मैं अब यही कहूँगा कि मतलब एक शायद यहाँ मुझको होना था, मैं यहाँ आया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर एक फैमिली से आप आते हैं तो अगर कहीं आपको उसका अगर फ़ायदा होता है तो बहुत जगह नुकसान भी होता है। तो दोनों वो रहता है, और उसमें कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस करके और चलना उस इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल उन दोनों के बीच से कैसे अपने आप को लेके वो निकल पाता है। ओके, तो अब आपकी जर्नी पॉलिटिक्स में आ चुकी, और उस उपरांत आप जेडीयू के भी नेता रहे, और अभी आप हाल फिलहाल में बीजेपी के नेता है। तो आप तो जानते हैं कि पॉलिटिक्स का दौर यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है बिहार में। तो जब एक पार्टी का चयन करते हैं आप, जब आपने जेडीयू छोड़ा, बीजेपी में आए, या जेडीयू को ऑप्ट किया आपने क्योंकि आपके फादर की लेगेसी रही है कांग्रेस की, तो किन बातों पर निर्धारित होता है कि हाँ मैंने इस पार्टी का चयन करना है? किन वैल्यूज़ पे निर्धारित होता है आपके लिए? देखिए, बिहार में अगर हम बिहार की राजनीति को हम देखें
तो बिहार में ये बात ज़रूर है कि एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिनका लगातार कांग्रेस में ही हमारा परिवार रहा, चाहे फ्रीडम मूवमेंट में भी रहा या बाद में भी, लेकिन बाद में 1997 में हमारे फादर कांग्रेस से अलग हो गए। और अलग होने का सबसे बड़ा कारण था कि उस समय की कांग्रेस ने आरजेडी को समर्थन दिया था बिहार में गवर्नमेंट के लिए, और मेरे फादर स्ट्रांगली उस चीज के अगेंस्ट थे। और वहीं से डिफरेंसेस कांग्रेस पार्टी में, उस समय के जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनसे डिफरेंसेस शुरू हुआ, और बिहार में कहीं ना कहीं वहीं से एक राजनीति की बदलाव भी शुरू हुई। वो दौर ऐसा था तब जब आदरणीय नीतीश कुमार जी जनता दल से अलग होकर समता पार्टी की ओर बढ़ चुके थे, बना चुके थे, और बिहार जो 90 वाला जो एरा था उसको जूझ रहा था। और वो एक ऐसा समय था कि बिहार में कहीं ना कहीं जो एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस कहिए या मिसरूल कहिए, तो बिहार उसको देख रहा था। ये भी वास्तविकता है कि 90 का जो चुनाव था या बाद में जो 95 का चुनाव था, तो वो एक जनता ने उस समय लालू जी के प्रति अपना समर्थन दिया, लालू जी को बहुत समर्थन मिला भी, लेकिन मुझको लगता है जनता ने जिस उम्मीद से उनको चुना, जब वो उस उम्मीद पर नहीं उतरे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जब उनकी मदद में आ गई तो हमारे फादर उससे अलग हो गए। फादर अलग हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। मैं कभी कांग्रेस का मेंबर नहीं रहा, मैं कभी कांग्रेस में नहीं था। 2004 के पार्लियामेंट इलेक्शंस, या यूं कहें 2001-2 के बाद 2000 में एनडीए की सरकार नहीं बन पाई। मात्र 7 दिन आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, बहुमत नहीं साबित हो पाया। बाद में 2 उपचुनाव हुए बिहार में, एक सुपौल जिला में छातापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक मधुबनी में बाबूबढ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वो बाई इलेक्शन एक 2002 में था, 2003 में था। तो उस इलेक्शन में एनडीए जेडीयू लड़ रही थी, उस समय जेडीयू बीजेपी का अलायंस था। तो एनडीए के कैंडिडेट वो दोनों इलेक्शन हार गए, क्योंकि हम लोग की पार्टी, मतलब जो हम लोग जिस पार्टी से जुड़े हुए थे उस समय, हम लोगों के भी कैंडिडेट थे। तो वो जो वोट जो जितना हम लोग के कैंडिडेट को आया, शायद एनडीए की हार उस ढंग से आप कह सकती हैं कि उस कारण हुई। या 2000 में भी जो ऐसे मैं भी चुनाव लड़ा, तो वहाँ पे जनता दल जीता, राष्ट्रीय जनता दल जीता, मैं सेकंड आया, समता पार्टी थर्ड आई। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश जी के भी मन में ये बात आई थी कि इन लोग को अगर साथ हम ले लेंगे तो ये जो हमारा नैरो गैप हो रहा है या वोट्स का हो रहा है, तो सब इकट्ठे आ जाएंगे, तो एक बेटर हम लड़ सकते हैं। तो फिर हमारे फादर की और आदरणीय नीतीश जी की बात हुई, फिर दोनों हम लोग फिर जेडीयू में मर्ज कर गए। तो मेनली आप ये कह सकती हैं कि बिहार की पूरी राजनीति का, मैं जो भी चुनाव लड़ा हूँ, कभी लोगों मेरी आलोचना भी करते हैं, आप इस पार्टी में थे, उस पार्टी में थे, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं आरजेडी के खिलाफ ही मैं हमेशा चुनाव लड़ा हूँ। चाहे मेरा पहला चुनाव था या जो छठा चुनाव है, मैं हमेशा आरजेडी के खिलाफ ही लड़ा हूं, और जनता ने हमेशा मुझे आरजेडी के अगेंस्ट ही वोट दिया है। तो मैं जिस विचारधारा पर था उसी विचारधारा पर मैं आज भी हूं। जेडीयू में मैं रहा, लंबा समय में रहा। मैं आप कह सकती हैं कि जो मेरी मौका मुझको आदरणीय नीतीश जी ने ही दिया अपने साथ मंत्री बना के। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र में मुझे वो मंत्री बनाएंगे। चैलेंजिंग डिपार्टमेंट दिया, फिर 2010 में भी बनाया। उस समय भी मैं यंगेस्ट मिनिस्टर था 2010 में। तो जो मौका मुझको मिला, मैंने काम करने का प्रयास किया। लेकिन बाद में 2013-14 के जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, तो कहीं ना कहीं पे नीतीश जी की नजदीकी आरजेडी की तरफ फिर वो होने लगी, और मैं फिर एनडीए में ही रहा। क्योंकि मैं जब 2015 में मैं बीजेपी, जीतन राम मांझी जी का जो एक पूरा राजनीतिक प्रकरण हुआ, तो मैं फिर कहीं ना कहीं एक बिहार 2015 में एक नए राजनीतिक माहौल में हम लोग प्रवेश किए, और फिर कुछ ऐसे घटनाक्रम होते गए कि मैं 2015 में मैं बीजेपी में आया। फिर 2015 में बीजेपी से चुनाव लड़ा, 800 वोट से मैं 2015 में मैं चुनाव में मैं सफल नहीं हुआ। लेकिन 2020 में धन्यवाद झंझारपुर की जनता को कि मात्र 5 साल पर जहां मैं 800 से हारा था, मात्र 5 साल बाद 42,000 से उन्होंने मुझे जिता के झंझारपुर का फिर से मौका दिया सेवा करने का। आम जनता जानना चाहती है, लोगों के मन में ये सवाल है कि आप शायद एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहते थे, मतलब एमपी बनना चाहते थे झंझारपुर से ही, लेकिन पार्टी ने आपको स्टेट में ही अभी एज अ वो क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आपको मिनिस्टर बना दिया, कुछ ऐसा है? नहीं, देखिए, मुझको ये मैं मानता हूँ, मतलब मैं भले भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूँ, लेकिन जब मैं बीजेपी में नहीं भी था, या यूं कहिए जब पॉलिटिक्स में भी नहीं था, तो बीजेपी को हमेशा एक बात जो कॉमन डिस्कशन में आती थी लोगों में या फ्रेंड्स में, दैट बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। आम राजनीतिक दलों से भाजपा अलग है, और मैं ये मानता हूँ, मैं लगभग 9 वर्ष से अधिक हो गए हैं मुझे अब बीजेपी में, और संगठन के कार्यों में संगठन का विभिन्न दायित्व भी मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिला। तो जो मैंने
संगठन का जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया या जो काम मैंने सीखा, डिफरेंट स्टेट्स में गया इलेक्शंस में, मैं लगभग 15 दिन त्रिपुरा में भी मैं रह के आया, तो वो सब जो मैंने सीखा या देखा या लगातार आप देखेंगे चाहे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता इस बात के लिए निश्चिंत हो सकता है कि कोई ना कोई है जो उसकी एक्टिविटीज को देख रहा है। और सबको निश्चिंत होना चाहिए कि भले किसी को आज मौका मिले, किसी को कल मिले, किसी को 2 दिन बाद मिले, लेकिन यही एक ऐसी पार्टी है जहां पे किसी भी वर्कर के लिए, किसी भी कार्यकर्ता के लिए समान अवसर है। कि अगर आपका विश्वास अपने पार्टी पे है, अपने लीडर्स पर है, तो आप उन पर छोड़ दीजिए। मतलब दे नो द बेस्ट कि आपको किस समय, किस रूप में, कहाँ उनको उपयोग करना है। तो मुझको लगता है कि ये भूमिका मैं तय करने वाला नहीं हूँ। मैं जिस पार्टी में हूँ, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करता है, और फिर कहीं ना कहीं ईश्वर है जो आपकी भूमिका को डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब भी जो अवसर मिले, सिर्फ मेरी अपनी बात नहीं है, किसी को कोई भी अवसर मिले, उस अवसर का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ बदलाव आप ला सके, कुछ ना कुछ आप काम लोगों के लिए कर सके। और मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी उस मामले में अपने कार्यकर्ताओं को बहुत अवसर देती है। आपका जो ये पॉलिटिकल सफर है, इसमें आप बिहार के लिए, बिहार में आप क्या पॉलिटिकल सिनेरियो आज की तारीख में देख रहे हैं? जो अलायंस है, ऑपोजिशन है, तो इसमें बिहार कहाँ पर सफर कर रहा है? आपने खुद बिहार को देखा है, नजदीक से देखा है। 2005 में जो बिहार ने एक नई यात्रा प्रारंभ की एनडीए शासन में, और जो चेंजेस बिहार में आए, और अब मुझको लगता है अब लगभग 20 वर्ष होने को है, बिहार बहुत बदला है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बेटर फिस्कल मैनेजमेंट, सब कुछ, एक अच्छी सरकार आई। बीच में कुछ जरूर पॉलिटिकल जो कुछ चेंजेस हुए, मैं मानता हूं कि डेवलपमेंट पर असर पड़ा, क्योंकि अगर आप एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहता है। एक इंटरेस्टिंग है कि 1970 और 80 के दशक में, जो डेकेड 70s और 80s था, मतलब 20 वर्ष में बिहार ने 11 चीफ मिनिस्टर्स को देखा। और एनडीए के शासन में एक तो मैं मानता हूं कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जब एक विचारधारा की होती है तो नेचुरल है कि स्टेट को लाभ मिलता है। अनफॉर्चुनेटली बिहार के साथ विगत कई वर्षों में ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाई। 2017 में, जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और 2017 में जब बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनी, बीच में कुछ अंतराल में भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं थी, और जो एक जिसको लोग कभी कभी जो डबल इंजन वाला जो एक असर हम लोग कहते हैं, कि वास्तविकता ये होता है, मतलब इट्स अ फैक्ट। फिर कुछ चेंजेस आए गवर्नमेंट में, लेकिन अब मैं मानता हूँ बिहार एक अब ऐसे मोड़ पर आ चुका है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बिहार को अगर आप देखेंगी तो हम लोग परसेप्शन के मारे हुए थे। मतलब बिहार की जो छवि डिफरेंट पैरामीटर्स पर या कुछ भी मन में आता था कि किसी भी चीज में वाई बिहार, मतलब बिहार क्यों। और मुझको लगता है अगर एक ही शब्द इसमें हम सिर्फ ऐड कर दें आज के कंटेक्स्ट में, तो मैं सिर्फ उसमें इतना ही कहूंगा कि वाई नॉट बिहार, मतलब बिहार क्यों नहीं। चीजें बदली हैं। अगर आप कहेंगे, आप सड़क से लेके बिजली से लेके बेसिक चीजें थी, लेकिन ये बेसिक चीजों के लिए भी बिहार डिप्राइव्ड था। हम जब पहली बार जीते 10 साल, 12 साल, 15 साल के जले हुए ट्रांसफार्मर्स हमने बदलवाए, गाँव वालों को याद भी नहीं था। चीज़ें बदली हैं, और मैं मानता हूं कि आज अब बिहार इस ढंग से तैयार है कि हम अन्य राज्यों के नज़दीक आने की उड़ान हम ले सकते हैं। और उसमें ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग एक गवर्नमेंट। केंद्र में 10 वर्षों में जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में हुआ है, बिहार में भी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत बेहतर है। तो मैं पॉलिटिकली मानता हूं कि आज एनडीए को एडवांटेज है, कि जो 2 बेस्ट डेवलपमेंट मॉडल की बात होती है या 2 बेस्ट इंडिविजुअल की बात होती है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो आप जब दोनों साथ में आते हैं तो एक ये बहुत बड़ा कंफर्ट आमजन को दे देता है। मतलब जो लोगों के मन में है, या लोग जिसको आप कहते हैं ना कि ये एक नेचुरल अलायंस है, मतलब बोथ दीज पार्टीज आप कह लें, जेडीयू को या बीजेपी को, एक स्वाभाविक गठबंधन लोग कहते हैं। और मुझको पूरा विश्वास है, जहाँ तक पॉलिटिकली आपने कहा, एनडीए के लिए कोई चैलेंज नहीं है। और मैं मानता हूँ कि 2019 के इलेक्शंस में
जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 40 में 39 सीट्स हम लोग को मिली, एक बिहार ने एक ऐसा रिजल्ट दिया या पूरे देश ने दिया, बिहार भी उसमें जुड़ा हुआ था। और मुझको लगता है लास्ट 5 इयर्स की अगर हम बात करें या यूँ कहें कि 10 इयर्स में जो आदरणीय मोदी जी का जो काम है, तो जनता में मैं मानता हूँ कि लीडर्स का लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ट्रस्ट अब नहीं रहा है, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने उसको फिर से स्टैब्लिश कर दिया है कि आज जनता को ये बात का कॉन्फिडेंस है, एक विश्वास है कि नहीं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, मतलब वॉट एवर ही सेज ही डिलीवर्स। तो जब लीडर में वो ट्रस्ट आ जाए लोगों को, तो बहुत बड़ा कंफर्ट देता है और एक कॉन्फिडेंस देता है। तो बिहार में ये मानता हूँ कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए हम जनादेश मांग रहे हैं कि तीसरी बार उनको आप बनने का मौका दीजिए, और देश में जो एक बदलाव आ रहा है, आज हम ग्लोबली इंडिया की जो पोजीशनिंग हो रही है, भारत की जो पोजीशनिंग हो रही है, देश के बाहर रह रहे कौन ऐसा गांव होगा या प्रखंड होगा जहां कोई ना कोई दूसरे राष्ट्र में या दूसरे देश में नहीं रह रहा है, उनमें जो एक उत्साह बढ़ा है या जो भारतीयों को देखने का नज़रिया जो बदला है, अर्थव्यवस्था पर जो असर हो रहा है, ये सिर्फ नहीं है कि डिप्लोमेसी स्तर पर ही भारत की छवि, जो चेंजेस हो रहे हैं, कोविड को हम लोगों ने देखा, जहां बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, वहां भी हम लोग मजबूती से खड़े रहे। तो जनता के पास तो आज हम सूचना तकनीक के समय में सारी जानकारी मोबाइल पर है उनके, तो वो समझते हैं मेरे लिए बेहतर क्या है। और मैं बिहार के कंटेक्स्ट में अगर कहूँ तो बिहार तो पॉलिटिकली इतना अवेयर स्टेट है, राजनीतिक रूप से यहाँ के लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इतने ज़्यादा जागरूक हैं, वो जानते हैं कि उनके बेहतरी के लिए क्या है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से जो प्रश्न आपने किया, मैं मानता हूं कि यहाँ पे एनडीए की कोई लड़ाई नहीं है, और मुझको पूरा विश्वास है कि वोट के माध्यम से बिहार की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति अपने ट्रस्ट को, अपने विश्वास को वोट के माध्यम से प्रकट करेगी। लेकिन अभी जैसे नीतीश कुमार जी का जो ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ने ही गंवाया है पिछले जो भी कार्यकाल उनका रहा है उसमें। तो अभी बीजेपी जो है कितनी निश्चिंत है कि ये जो जंपिंग जैक वाला जो सिस्टम है वो अब नहीं होगा? नहीं, देखिए मुझको ये लगता क्योंकि आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे आप बिहार की जनता को आंसरेबल हैं, और बिहार की जनता हर वक्त ये नहीं देखते रहेगी ना कि हाँ हमारे नेता जो हैं, हम जिन्हें चुन करके ला रहे हैं, और वो जो है कभी भी पार्टी बदल देते हैं। पॉलिटिकल घटनाएं ऐसी हुई हैं, इसलिए आपने ये जो पूछा है ये स्वाभाविक प्रश्न है। लेकिन मुझको लगता है कि आप अगर देखेंगे कि बिहार के इंटरेस्ट में भी इससे बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं है, मैं उस बात को मानता हूं। और मुझको ये विश्वास है कि आने वाले समय में भी जो अब पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भी संबोधन को जो आप देखेंगी, तो हर एक मंच से देखिए जनता के सामने, क्योंकि अंत में हम सब आंसरेबल जनता को ही हैं, जनता हमसे प्रश्न पूछती है और जनता से बड़ा फैक्टर भी कुछ नहीं है। तो हम अगर मंच से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो हर एक जगह इस बात को उन्होंने कहा भी। और मुझको लगता है पॉलिटिकल रीजंस जो भी रहा हो, जिसके कारण उन्होंने चेंजेस अपने डिसीजन में उन्होंने बदलाव किया, लेकिन मैं मानता हूं अभी का जो उनका निर्णय है बिहार के इंटरेस्ट में है। और दोनों पार्टी, ये अलायंस हमारी एनडीए की जो और भी पार्टियां हैं उसमें मिलके बिहार के इंटरेस्ट में, क्योंकि अगर आप कॉमन अगर देखेंगी तो बिहार की प्रायोरिटी या बिहार उनके व्यक्तिगत प्रायोरिटी लिस्ट में बिहार सर्वोच्च होगा। या कहीं उनके लिए ये मजबूरी तो नहीं है? नहीं, देखिए अब ये इंटरप्रिटेशन आप जिस ढंग से आप करें, आप ये तो लोगों का इंटरप्रिटेशन है, हम तो वही लोगों के सवाल पूछ सकते हैं आपसे। देखिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, वो क्या सोचता है। लेकिन हम आज के समय में है और लेट्स टॉक अबाउट 2024, और मुझको लगता है पहले क्या हुआ उस पर ही हम सोचते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और मुझको लगता है जो मैंने प्रारंभ में भी कहा, मैं फिर उस बात को कहूँगा कि नाउ बिहार इज़ रेडी टू टेक ऑफ। और आज के समय में बिहार को नीतीश कुमार जी की भी ज़रूरत है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी ज़रूरत है। और दोनों मिलके अगर बिहार की बात करेंगे, दोनों मिलके बिहार के लिए सबका साथ, सबका विकास, एकदम। और मुझको पूरा विश्वास है कि केंद्र में जब जून में जब परिणाम आएंगे और फिर से सरकार बनती है, बिहार को जितना लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आप बिहार की तुलना किसी डेवलप्ड स्टेट से करें तो आज बिहार जैसे राज्य का ही अब समय आ रहा है। हर एक का एक समय होता है, जैसे व्यक्ति का समय होता है, तो आप कह सकती हैं कि जैसे बिहार का भी अब समय है कि बिहार ने बहुत कुछ खोया है,
चाहे 90 के दौर में कहिए या 20 में कहिए या उससे और पहले भी कहिए, जब फ्रेट इक्वलाइजेशन वाली बात चलती थी 60, 70, 80 के दशक में, तो बिहार ने हिस्टोरिकली भी बहुत सफ़र किया है. बट आई होप एज अ बिहारी, नॉट एज अ मेंबर ऑफ अ बीजेपी और एज अ मिनिस्टर, आई होप एज अ बिहारी, मुझको पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार में बहुत बदलाव होगा. और जब प्रधानमंत्री जी 2047 की बात करते हैं, देखिए बहुत कम होता है लीडर जब विजन लेके जनता के सामने जाते हैं. इफ आई से दैट मिस्टर मोदी हैज अ परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड एंड एट द सेम टाइम ही हैज अ विजन फॉर नेक्स्ट 20-25 ईयर्स, तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है ना, इट्स वेरी रेयर दैट यू विल फाइंड इन अ लीडर. Unfortunately, Mr. Modi has that. तो let's hope कि बिहार के लिए तो आपको ये अच्छा लगता होगा. है कि अब की बार 400 पार, क्या ये रेटोरिक है या फिर इसमें कुछ सत्य है? नहीं, देखिए 303 तो हम थे ही, और मुझको लगता है कि ये हम लोग की पूरी कोशिश है. और भारतीय जनता पार्टी का हर एक वर्कर, और मैं सिर्फ वर्कर को ही नहीं बात करूंगा, मतलब आम वोटर, या मैं फर्स्ट टाइम वोटर से इंटरेक्ट कर रहा था जब नव मतदाता सम्मेलन था 25 जनवरी को, उनमें जो एक उत्साह आप कह लीजिए, उनमें जो एक इंथुजियाज्म कह लीजिए, फर्स्ट टाइम वोट एंड दैट टू दे वांट टू वोट फॉर मिस्टर मोदी, मतलब कहीं ना कहीं जो मैंने एक ट्रस्ट फैक्टर मैंने बात कही ना, वो एक बहुत बड़ा है. और मुझको लगता है कि आज के समय में जो चुनाव के बाद साल 1.5 साल का समय है, जो बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होगा, उसमें हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम पूरा अपने क्षमता के अनुसार बिहार के डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करें. और जनता ने जिस उम्मीद से हम लोगों को जिस भी जगह पर बैठाया है, हम लोग उनके कसौटी पर खरे उतरे. पहली की बात ना करें, अगर उसमें हम जाएंगे उसी को और डिग करते रहेंगे, उससे कोई लाभ नहीं होना है. लेट्स टॉक कि अब हम यहाँ से बिहार को कैसे ले जाएं. और जब हम अपनी आज़ादी के 100वें वर्षगांठ पर हम होंगे, जो विकसित भारत का हम लोग का संकल्प है 2047 में, उसमें बिहार वैसा नहीं रहे, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उनको एक विकसित बिहार दे सके. ये हम सबका धर्म भी बनता है, हम सबका कर्तव्य भी बनता है. चलिए, आपकी ये सोच को पॉजिटिव थॉट लेकर के जनता भी इस चीज़ पे एग्री करनी चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी कन्विंसिंग लग रहे हैं. और अब बात आती है जब पॉलिटिक्स की, बीजेपी की, तो क्या अयोध्या का राम मंदिर कहीं आस्था से हटकर हिंदू अतिवाद का प्रतीक तो नहीं बन गया है? लगभग 500 से अधिक वर्ष का इतिहास, और मैं स्वयं वहाँ गया हूँ, मैंने महसूस किया है, और जितना मैंने पढ़ा है या जो जानकारी मैंने ली है, मुझको लगता है कि ये भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर और भी मजबूती से भारत स्थापित हुआ है. आप पूछ सकती हैं क्यों. 500 से अधिक वर्ष तक कानूनी लड़ाई, बहुत सारे आंदोलन, उसको करते हुए भी देश की जनता वेट की फॉर द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है. और जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, उस समय भी बहुत एप्रीहेंशंस थे कि भाई क्या हो जाएगा देश में, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ. और मुझको लगता है कि आस्था और हमारे देश की खूबसूरती ही यही है कि हमको यहाँ स्वतंत्रता है अपने अपने आस्था को फॉलो करने की, अपने विचारों को रखने की. तो ये किसी से भी अगर निष्पक्ष हो के आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगी, तो शायद उसको ये बात सही ही लगी होगी कि एक लंबे अवधि के बाद, मतलब 500 और 550 ईयर साधारण समय नहीं होता. आप देखेंगे कितनी पीढ़ियां निकल गई, और जो इसके पूरे स्ट्रगल को कहिए, जो इसके साथ जो घटनाएं थीं, कभी पूजा नहीं करने दिया गया, कभी सरकार ने फिर पूजा करवाया, फिर केसेस हुए, क्या हुए. तो ये होने के बाद फाइनली एक इशू जो पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण इशू था, वो रिजॉल्व हो गया, और शांति प्रिय ढंग से रिजॉल्व हो गया. आज वहाँ एक भव्य मंदिर बना, और मंदिर को ट्रस्ट ने बनाया. लोग ये ना समझें कि सरकार ने बनाया, मंदिर को ट्रस्ट ने बनाया. और मुझको लगता है इसको राजनीतिक रूप से जो देखना चाहें, अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि अंत में आप एक बहुत बड़ा इशू, मैं एक भारतीय के नाते सोच सकता हूँ कि मैं भी ईश्वर को मानता हूँ, प्रभु राम को मानता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं प्रसन्नता होगी, या किसी को और प्रसन्नता क्यों नहीं होगी कि आज एक भव्य मंदिर बना है, और शांति प्रिय ढंग से बना है, कानून का पूरा पालन करके उसमें हुआ है. और आज करोड़ों देशवासियों का, सनातन धर्म का, जो लोगों का एक विश्वास है, वो आस्था प्रभु राम के साथ जुड़ा हुआ है. और बिहार का कनेक्शन तो और भी अद्भुत है, क्योंकि प्रभु श्री राम माँ सीता के बिना अधूरे हैं. तो बिहार, और मतलब यूं कहें कि अयोध्या और सीतामढ़ी, तो अब एक मानता हूं कि अब एक
और भी मजबूत रूप से उसका जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है वो जुड़ा है और वो और भी बेहतर होगा। तो इस बार विकास पे वोट होगा या राम मंदिर पर वोट होगा? क्योंकि अगर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो भाई बिहार में भी जैसे आरजेडी का वोट है तो मोस्टली मुस्लिम वोट्स जो हैं, आपको क्या लगता है कि वो कन्वर्ट होंगे टुवर्ड्स मोदी? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को ये तो ज़रूर मजबूर कर दिया है कि डेवलपमेंट पर बात करें। मतलब जो एक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जो होती है ना, विकास की राजनीति, अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में वो होता नहीं था, हमारे देश में वो होता नहीं था। बहुत कम आप देखेंगे कि चुनाव में हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। हाँ, हम अगर जाएंगे जो कार्य हमने किया है तो हम उसका भी हम जिक्र करेंगे। और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में की खूबसूरती यही है, या भारत की यही पहचान ही है कि हर एक व्यक्ति अपनी मर्जी से वोट करता है और अपनी सरकार को चुनता है। आप ये कह लें कि हाँ ठीक है, एक अवधारणा है कि शायद मुस्लिम्स की पसंद बीजेपी नहीं होती है, लेकिन आप 10 वर्षों के कोई भी कार्य को अगर आप निकाल के देखेंगी तो जब प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, सरकार की किसी स्कीम की बात कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति आगे आके ये नहीं कह सकता कि इस स्कीम का लाभ फलाना को मिला है और मुझको नहीं मिला है। और जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास की वो बात करते हैं, ये रियली मीन्स दैट। अगर गरीब को मुफ्त अनाज मिल रहा है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन उस व्यक्ति को वो जा रहा है। अगर हम 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा हम दे रहे हैं तो हम सबको दे रहे हैं। 12 रुपए में जीवन बीमा हम दे रहे हैं तो हम सबको दे रहे हैं। अगर गैस चूल्हा दे रहे हैं तो हम सबको दे रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि शायद लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये कहना कि एकदम ही वोट नहीं मिलता है, ये भी सत्य नहीं है। लोगों के वोट मिलते हैं और मुझको लगता है कि जैसे जैसे कार्य बढ़ेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, इट्स अबव कास्ट एंड रिलीजन है। आप शायद उनको वोट ना करें, लेकिन एज अ लीडर कोई उन पर संदेह नहीं कर सकता है। एज अ लीडर उनको सब मानता है, सबों को विश्वास है। कोविड का वैक्सीन लगा तो सबको मिलेगा। तो आप अगर हम पूछें कि आप बताइए कोई एक ऐसा कारण बता दीजिए, आप राम मंदिर ही अगर जोड़ेंगी, लेकिन राम मंदिर का निर्माण फैसला सर्वोच्च न्यायालय के बाद हुआ है। किसी ने कहीं जाके ऐसे मंदिर का निर्माण नहीं करा दिया। द कंट्री वेटेड फॉर द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, गवर्नमेंट ने उसको फॉलो किया, चीज़ें स्मूथन हुई, बना। और मुझको प्रसन्नता है कि एक बहुत बड़ा विषय था, वो विषय आज रिजॉल्व हुआ। और 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, पूरा देश में एक उत्सव था, सबों ने उसमें सब भाग लिया। तो मुझको लगता है कि आदरणीय मोदी जी बहुत चीज़ों से अब बहुत ऊपर है और आई थिंक पीपल की एक्सेप्टेंस उनके प्रति बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है। ओके, तो आप मुझे ये दिख रहा है कि पूरे कन्विक्शन के साथ मोदी जी के हर स्वभाव से आप परिचित हो चुके हैं और वो स्वभाव को आप सोच रहे हैं कि बिहार में भी उसी तरीके का विकास आएगा। तो 70 के दशक के बाद किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने दक्षिण भारत को ऐसे नहीं देखा जैसे आज आपकी पार्टी या ये कह दे मोदी जी देख रहे हैं। कहीं ये डिबैकल तो नहीं है दक्षिण भारत के लिए पूरे उत्तर भारत का दाव? तो भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है, अगर आप कहेंगे तो 44 इयर्स की है, 44 साल। 1980 में शुरू हुई 6 अप्रैल को और 44 वर्ष पूरे हुए हैं। इतने कम समय में, मतलब अगर आप यूं कह लीजिए कि 1984 के लोकसभा इलेक्शंस में 2 MP से लेकर आज अगर 303 की यात्रा हुई, तो एक ये साधारण घटना नहीं है। और मुझको लगता है कहीं ना कहीं किसी राज्य में आप जब अपना फैलाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का जो पर्सपेक्टिव है, जो विजन है, वो पैन इंडिया है। हम बिहार को भी उसी नज़र से देखेंगे, हम नॉर्थ ईस्ट को भी देखेंगे, हम साउथ को भी देखेंगे, हम वेस्ट को भी देखेंगे। तो हम हर एक राज्यों को हम उस रूप से हम देखते हैं। हमारे लिए सभी राज्य महत्वपूर्ण हैं। और अगर एक ही छोटा एक एग्जाम्पल दें, हम अगर आप नॉर्थ ईस्ट की ही बात करें, नॉर्थ ईस्ट को जिस ढंग से आदरणीय मोदी जी ने वहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ के लोगों का या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बढ़ा, प्रोजेक्ट्स बढ़े, जो प्रायोरिटी हुई, केंद्रीय मंत्री लगातार उनका वहाँ जाना हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितनी बार गए, तो बहुत बार जो उन्होंने कहा कि अब नाउ दिस इज अ टाइम फॉर एक्ट ईस्ट, मतलब वो सही मायने में उसको उन्होंने चरितार्थ भी किया। दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगी तो जो ग्रेजुअल हम लोग का जो प्रेजेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। और एक समय ये ज़रूर आएगा, बहुत बार लोग नॉर्थ साउथ डिवाइड करते हैं, लेकिन मुझको लगता है वो नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कंफर्ट ऑल सेक्शंस, कोई क्षेत्रीय विषमता नहीं,
समय हमें भले कहीं लगे, अगर आप आप कर्नाटक में हमारा स्ट्रांग जी, प्रेजेंस है, अब हमारा तेलंगाना में भी हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है, कोशिश काफी हो रही है, केरल में भी हो रहा है, बंगाल में हमारा हो रहा है। तो और बंगाल भी एक मुझको लगता है एक रिसेंट बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए वहाँ पे एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है। तो मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना सक्षम है और हर एक चुनौतियों को वो स्वीकारता है, हर एक झंझटों को वो झेलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरे, समय कहीं कम ज़्यादा एक अलग विषय है, लेकिन मुझको लगता है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेजेंस है, जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी है, वो हर एक राज्यों में आपको बहुत ही मजबूत तरीके से दिखेगी। एक लाइन में इसका जवाब दीजिएगा, बिहार का इस बार भारतीय राजनीति में क्या सहयोग होने वाला है? In terms of seats or you need to clarify your question? Yeah, in terms of seats ही बता दीजिए। No, definitely. मतलब NDA will have a very strong presence and Bihar's participation would be very strong and Bihar's contribution in making a strong government at national level will be very strong. हम रैपिड फायर करेंगे आपके साथ, लेकिन चलिए मैं अब फिर लौटती हूँ आपके यंग एज के दौर पर और फिर हम पहुँचते हैं आपकी फैमिली लेगेसी पर। और आपकी फैमिली लेगेसी में जैसे कि आपने कहा कि आपके पिताजी का जब कार्यकाल रहा था और फिर वो थोड़ा लो फ्रेम में चला गया था, और एक किस्सा मैं पूछना चाहूँगी, जो चीनी मिल वाला जो किस्सा था उस पर आप थोड़ी रोशनी डालेंगे, बिकॉज उसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी है और लोगों के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। जब 2005 में सरकार बनी हम लोग की, तो बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गन्ना उद्योग विभाग की जवाबदेही मुझको दी और बिहार में जितने भी कॉरपोरेशंस थे, जो निगम थे, मोर और लेस 94-95 आते आते सभी बंद होने लगे और बहुत सारे कॉरपोरेशंस तो लिक्विडेशन में चले गए हाई कोर्ट में। लिक्विडेशन मतलब एक तरह से वाइंडिंग अप, जो कंपनी का परिसमापन होता है, आप उसके लिए सरकार ने अर्जी डाल दी कि हम इस कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं। तो जब हम लोग की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री जी ने मुझको यही दायित्व दिया कि आपको रिवाइव करना है। जो बिहार में 15 चीनी मिलें थी उसको रिवाइव करना है। लंबे समय से बंद थे, किसानों का बकाया था, कर्मचारियों का बकाया था, मिलें चलेंगी कैसे, क्योंकि बिहार में एक परसेप्शन की इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो मात्र 2 महीने में हमने एक नई पॉलिसी बनाई और हमने एक नई पॉलिसी बनाई इंसेंटिव्स की, एथेनॉल की। बिहार में बिजली उत्पादन नहीं होता था, चीनी मिल से बिजली उत्पादन के लिए हम लोगों ने एक पॉलिसी लाई और मुझको प्रसन्नता इस बात की हुई कि बिहार में जितने कार्यरत मिल थे जो प्राइवेट सेक्टर में थे, उन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया, मतलब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया ताकि गन्ना का क्रशिंग वो ज्यादा करें। कई इकाइयों ने एथेनॉल भी शुरू किया और उस समय आपको स्मरण होगा कि पहली बार एथेनॉल पॉलिसी आई और 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में भारत सरकार ने अलाउ किया। अब प्रश्न था कि क्लोज मिल का हम क्या करें, तो हमने पूरी उसकी एक पॉलिसी बनाई रिवाइवल की और स्टेट बैंक की एक इकाई है SBI कैपिटल्स, तो उनको हम लोगों ने अपना कंसल्टेंट बनाया, सारे यूनिट्स का वैल्यूएशन करा के एक बिडिंग प्रोसेस में हम लोग गए। हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा, पूरी एक प्रोसेस जो होती है, कर्मचारियों का सेटलमेंट का प्लान बनाया, लगभग 9 करोड़ रुपए फार्मर्स के बाकी थे उसको हमने क्लियर किया। जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, बहुत सारे इंटरेस्ट कंपनीज ने शो भी किया। मुझको प्रसन्नता है कि 31 मार्च 2008 में 2 चीनी मिल, जो लौड़िया है वेस्ट चंपारण में और सुगौली है ईस्ट चंपारण में, दोनों के लिए बिड्स हम लोग के पास आ गए थे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के और 10% जो राशि उनको देनी थी उन्होंने भी जमा कर दिया। तो एक माहौल बनने लगा कि बिहार में अब शुगर इंडस्ट्री का टर्न अराउंड हो रहा है। बट 10-15 दिन बाद ही बिहार में कैबिनेट रीशफल हुआ और सभी मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट चेंज हो गए। तो मैं जो एक विजन से, मैं जो एक सोच के कार्य योजना बना के मैं काम कर रहा था, फिर मैं डिजास्टर मैनेजमेंट का मिनिस्टर बन गया। तो फिर जितने बिड्स वगैरह निकाले गए, कहीं लिटिगेशन हुआ, कुछ कंपनीज आई फिर नहीं आई, फिर पूरे देश में शुगर इंडस्ट्री रिसेशन में चला गया, नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा रिवाइवल वाला था, 4 बार 5 बार टेंडर निकाला गया लेकिन कोई कंपनीज फिर आई नहीं। अब उनके साथ, बहुतों के साथ, और वो यूनिट ऐसी थी जो तुरंत चलाई नहीं जा सकती थी, एक्सपेंशन चाहिए था, उसमें काफी फंड्स की जरूरत थी, 200, 250, 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। एथेनॉल के प्रोजेक्ट्स मुझको याद है कि लगभग 24,000 करोड़ के एथेनॉल के प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल्स आए हमारे पास। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ नहीं किया उस समय 2007 में कि आप शुगर केन से एथेनॉल नहीं बना सकते हैं। अगर शायद उस समय में परमिशन मिल गई होती, बाद में 2019 में भारत सरकार ने चेंज किया। लेकिन आप ये कह सकती हैं कि हम लोग बहुत आगे थे।
मतलब जब शायद कोई और स्टेट नहीं सोच रहा होगा, उस समय हम लोग बहुत एक विजन के साथ एथेनॉल को लेके आगे हम लोग बढ़े थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी ने सपोर्ट नहीं किया। फिर बाद में शुगर फैक्ट्रीज रिसेशन में आ गई, पूरी इंडस्ट्री रिसेशन में आ गई, बैंक्स नए प्रोजेक्ट्स को फंड करना छोड़ दी। तो बिहार में उस ढंग से जो रिवाइवल हो सकता था वो नहीं हुआ। लेकिन अब सरकार ने ये तय किया कि जिन शुगर फैक्ट्रीज की ज़मीन है उनको हम बियाडा को दे दें, जो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कि कोई भी निवेशक अगर चाहता है शुगर फैक्ट्री या किसी भी तरह का कोई यूनिट डालने का, तो वो ज़मीन एज अ लैंड बैंक अवेलेबल है। क्योंकि बिहार में स्कैरसिटी ऑफ लैंड है, ज़मीन नहीं आ सकती है, मतलब नहीं मिल पा रही है। तो उस कारण से अगर आपके पास ज़मीन है तो इन्वेस्टर आकर्षित हो जाता है। और इसी में एक बड़ा रोचक प्रसंग है, आपने प्रश्न किया तो मुझको अचानक वो ध्यान आया। एक नए शुगर फैक्ट्री का प्रपोजल हमारे अपने मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के लिए आया था, और वो लगभग 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल था। और सारे क्लियरेंसेस के बाद लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस हम लोगों ने शुरू किया कि 200 एकड़ ज़मीन चाहिए थी, तो ज़मीन हमें एक्वायर करना पड़ेगा। जिनकी ज़मीन है हम उनको फिर कॉम्पनसेशन देंगे। लेकिन उस समय लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि ज़बरदस्ती ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है, गरीबों का ज़मीन जा रहा है, और उस तरह का एक माहौल बना कि फिर कहीं ना कहीं विड्रॉ करना पड़ा। तो शायद अगर वो एक फैक्ट्री आती तो पूरे उस मधुबनी क्षेत्र का या मिथिला क्षेत्र का एक दूसरा ही आज एक दृश्य होता। लेकिन अब मुझको लगता है, खैर पुरानी बात हुई, अब आगे क्योंकि एक नए दायित्व में मैं हूँ, तो अब मेरी सोच यही है कि अपने अनुभव से, अपने समझ से जितना कुछ जो समय मिला है अब उसमें कुछ मैं कर सकूँ। जी बिल्कुल। अभी आप हैं इंडस्ट्री मिनिस्टर, तो मुझे लगता है कि नाउ इट्स द राइट टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। इसी पर आप कुछ कर सकते हैं। वैसे अगर बिकॉज बिहार में जहाँ तक इंडस्ट्री की बात आती है तो इट इज़ ऑन अ वेरी 0 पॉइंट लेवल, वेर इन ये ज़रूर है कि एग्रीकल्चर में जो है लोग कुछ हेल्प ले सकते हैं। बिहार से कुछ चीज़ें जाती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जाते हैं, चाहे वो मखाना ही क्यों ना हो, लीची ही क्यों ना हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री लेवल, तो इंडस्ट्री के तौर पर बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो आपका क्या प्लान है इस डेवलपमेंट मॉडल पर कि आप क्या लेकर के आने वाले हैं? व्हाट इज़ द बिगेस्ट चेंज और व्हाट इज़ द रोड मैप? बिहार कहीं ना कहीं परसेप्शन का मारा हुआ है, जो बिहार की एक छवि बनी रही है। बिहार हैज़ नेवर बीन कंसिडर्ड एज अ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट। कि बहुत बार जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं, या बहुत बार आलोचना होती है कि बिहार में माइग्रेशन बहुत है, पलायन बहुत है, लोग जा रहे हैं, यूनिट्स नहीं है। हुआ ये बिहार के साथ कि जब हम बिहार और झारखंड एक था तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट झारखंड में आ रहे थे क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ थे। उस समय की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी थी, अगर आप बिहार में कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो रॉ मटेरियल उसी कॉस्ट पर मिलेगा, और तमिलनाडु में भी कोई फैक्ट्री लगाता है उसको भी रॉ मटेरियल उसी कॉस्ट पर मिलेगा। तो लोग आते थे यहीं की चीज़ों को लेके, दूसरे राज्य में यूनिट्स हमारी लगती गई। भारत सरकार की पॉलिसी वैसी थी उस समय। फिर कहीं ना कहीं दूसरे राज्य अग्रेसिव हुए, इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़े, पॉलिसीज चेंज हुआ। बिहार जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, बिहार मिस्ड दैट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सोच में या जो एक बिहार की एक परसेप्शन बननी थी वो हम नहीं बना पाए। और मुझको लगता है कि अब फॉर्चुनेटली अब कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आने की संभावना बन रही है, एंड बिहार इज़ वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है एंड दैट विल हैव अ चेन इफेक्ट। अगर कोई एक एवरीवन ऐसा दिखता है कि दे आर वेटिंग कि हु इज मूविंग फर्स्ट, मतलब बिहार पहले कौन जा रहा है। बट मुझको विश्वास है कि जो पॉलिसीज अब बन रही है, चाहे लेदर की, टेक्सटाइल की, फूड की, बायोफ्यूल्स की, या कुछ और पॉलिसीज जो भी हम आने वाले समय में बनाने वाले हैं, एक्सपोर्ट पर अब हम लोग बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि बिहार को एज अ इन्वेस्टमेंट स्टेट, बिहार भी पोटेंशियल है, हमारे ही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, तो अगर हम उनको देंगे तो जो कंपनीज हैं उनके लिए भी बहुत एक विन विन सिचुएशन है बिहार में काम करना। तो शायद लोग आकर्षित होंगे। और मुझको लगता है कि पॉलिसीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ वी कैन बूस्ट ऑफ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी ये बहुत अच्छी है, तो वो अच्छा है, हमारी पॉलिसीज़ अच्छी होगी। और हम उनको अगर जिसको कहते हैं कि हम स्वागत हम करें कि बिहार तैयार है, आप आइए और बिहार में आप निवेश करें, तो दैट मोमेंट इज़ देयर। एंड बिहार का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो अब है, बिहार की जो पोजीशनिंग है, मैं मानता हूँ कि पूरे ईस्ट का
एक गेटवे बिहार हो सकता है। और यही चीज़ टूरिज्म के लिए भी है कि जब टूरिस्ट आते हैं या टूरिज्म की बात होती है तो बिहार शायद उनका प्रिफर्ड प्लेस ना होता। कुछ जगह ऐसे हैं जहां लोग आते हैं, 50 साल पहले भी आते थे, आगे भी लोग आएंगे, लेकिन एक हॉलीडे डेस्टिनेशन हो या हम देखना चाहते हैं तो फॉर्चुनेटली ये दोनों डिपार्टमेंट मैं देख रहा हूँ। और मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं समय मेरे पास जितना भी है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक बिहार की एक ब्रांडिंग हमारी ऐसी हो सके, एक ब्रांड बिहार। उस सोच में मुझको बहुत ज़्यादा किक मिलती है, या आप कह सकते हैं मैं मोटिवेट होता हूँ कि वाई नॉट बिहार। मतलब मैं किसी से बात करूँगा तो मैं यही पूछूंगा कि आप बिहार क्यों नहीं आना चाहते हैं, और उनके कारण जो भी होंगे मैं उनको संतुष्ट करूँगा कि आप आइए। अगर कोई भी स्टेट आपको अगर कुछ दे रहा है, मैं उससे बेहतर ही आपको दूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस अगर इन्वेस्टर्स में आता है या टूरिस्ट में आता है, या टूरिस्ट को ये फीलिंग आती है कि नहीं, आई एम सेफ, आई एम कंफर्टेबल, मैं कहीं भी जाऊँ बिहार में आराम से मैं घूम के फैमिली के साथ में आ सकता हूँ। कुछ इस पर हमको काम करने की ज़रूरत है, जो मुझको पूरा विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से शायद मैं इसको पूरा कर सकूँगा। नहीं, बिल्कुल हम भी ये सोच रहे हैं, बिकॉज जैसे आपकी हिस्ट्री रही है विनिंग अवार्ड्स इन ईच डिपार्टमेंट जहाँ पर भी आप रहे हैं आज तक में, तो हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडस्ट्री और टूरिज्म में, टूरिज्म एनीवेज मेरे बहुत दिल के करीब है और हमने अभी इनवाइट भी किए थे कुछ इन्फ्लुएंसर्स को, लेकिन कुछ दिक्कतें यहाँ पर आई। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इट इज़ नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर गाइड्स, प्रॉपर व्हीकल इन अ लीगल वे, क्योंकि उनको चाहिए था जीएसटी के साथ, तो भाई वैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो वो सारी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होना टूरिज्म में बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के तरफ से अगर इनिशिएटिव स्ट्रॉन्ग वे में आता है तो फिर टूरिस्ट वुड बी लाइकली टू कम ओवर हियर। इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़रूरी नहीं है कि 5 स्टार होटल ही हों, बट एटलीस्ट वैसे हों कि टूरिज्म के ही हों जो फैसिलिटेट कर पाए। Definitely. So I hope that in your governance maybe this will come out to be, I am very much hopeful. अगर किसी को पॉलिटिक्स एज अ करियर चुनना है, ठीक है, तो क्या इसका कोई स्टडीज होती हैं? कि युवा मूवी अगर आपने देखी हो तो युवा मूवी में कैसे एक युवा अजय देवगन है उसमें और वो नेता बनता है, एक युवा नेता बनता है। तो ऐसे युवा, बिकॉज आज की तारीख में मुझे लगता है जैसे आप एक युवा नेता रहे हैं और काफ़ी डायनामिक रहे हैं, तो उसी तरीके से अगर युवाओं को अगर आना है, बिकॉज दे विल कम विथ एम्बिशन, दे विल कम विथ दैट फोर्स, और उनके अंदर वो एक सच्चाई होगी, वो वैसी चीज़ें नहीं होंगी जो आज तक हम लोग नेता के बारे में एक टैबू बना हुआ है। तो क्या उसके लिए कोई एजुकेशन होता है या होना चाहिए? हम जब लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप अब सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए कन्फाइंड नहीं है। एक मैनेजमेंट कॉलेज से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग पहले कहते थे कि आप एमबीए कर लोगे एंड देन यू विल बिकम मैनेजर्स। नाउ नो वन वांट्स टू बी अ मैनेजर, एवरीवन वांट्स टू बी अ लीडर। आप चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएं, कहीं भी जाएं, तो एक जो लीडरशिप की एक नई परिभाषा आ गई है। पर्टिकुलर प्रश्न आपका पॉलिटिक्स को लेके है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अब ऐसे हैं विच ऑफर्स प्रोग्राम ऑन लीडरशिप, विच ऑफर्स प्रोग्राम ऑन लीडरशिप डेवलपमेंट। अपने देश में भी हैं, बहुत सारी संस्थाएं भी अब ऐसी आ गई हैं, और मुझको लगता है कि जिनमें ये इंटरेस्ट है, और मुझको लगता है कि बहुत चीज़ें उस व्यक्ति में, और ख़ासतौर से यंगस्टर्स में मैं वो मानता हूँ कि उनमें एक फायर है, उनमें एक पैशन है, वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को बदलें, वो करें। बहुत बार हम चीज़ों को छोड़ देते हैं कि नहीं, मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं करूँगा। मैं ये मानता हूँ कि देखिए, सिस्टम के बाहर रह के सिस्टम की आलोचना करने से आसान कुछ नहीं है। Absolutely. और वो बैठ के आप सबको कीजिए, कोई मेरे बारे में जिसको जो बोलना है वो बोले, बोलता ही है। हम लोग की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जैसे हम 2 आंख से देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितनी आंखें देख रही हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लीडर कौन है? लीडर वो है जो किसी को प्रभावित कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, अपनी बातों से उसको प्रेरित कर सके। और मुझको लगता है आज सही में यंगस्टर्स को आना चाहिए। और मुझको लगता है कि अब आप पूछेंगे आप कैसे आएंगे, कोई मुझको कहेगा कि आपकी जर्नी तो आसान थी, पॉलिटिकल फैमिली से थे आप इसलिए आ गए, तो मैं शायद एक उदाहरण हो सकता हूँ, लेकिन मैं ही सिर्फ वो एक उदाहरण नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ मेड है। हमारे प्रधानमंत्री जी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं थे। अवसर है सिर्फ, हाँ ये है कि कठोर कार्य करना पड़ेगा। मुझको भी चीज़ें आसान के परोस के नहीं मिली, और आप में अगर वो कमिटमेंट है कि आप नहीं ग्रामीण अंचल में जाके लोगों के बीच में रह के आप उनके साथ रहती हैं,
उनको आप हेल्प करती हैं, वो खुद आपको पलकों पे बैठाएंगे। बीटेक कर लेते हैं तो सभी व्यक्ति सफल इंजीनियर बन जाए, ये आवश्यक नहीं है। आप मेडिकल की पढ़ाई कर लीजिए, सभी सफल डॉक्टर बन जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अनलेस एंड अनटिल उस व्यक्ति का अपना कमिटमेंट हो, अनलेस एंड अनटिल उस व्यक्ति की अपनी इच्छा हो कि नहीं, मैं सही मायने में मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तब पॉलिटिक्स या किसी भी प्रोफेशन को ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, वो व्यक्ति अच्छा करेगा। और पॉलिटिक्स तो मैं ये मानता हूँ कि अगर सर्विस टू दी सोसाइटी वाली फीलिंग नहीं है आप में, सेवा भाव से नहीं है, या जैसे मैं किसी भी कार्य को मानवीय संवेदना के साथ करता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू डू, या ट्राई क्या मैं मतलब ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है कि ह्यूमन एंगल उसमें लग जाता है, तो वो मैं करता हूँ। कोई चीज़ें अगर नहीं होनी होती हैं तो मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होंगी, तो बहुत लोग उस जवाब को सुनने को तैयार नहीं होते हैं। एक बार शायद वो उनको बुरा भी लगेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे दे रियलाइज कि भाई एटलीस्ट इसने गलत तो नहीं कहा। तो समय लगता है, लेकिन मुझको लगता है यंगस्टर्स को आना चाहिए। अगर आपकी रुचि है, रास्ते में हर्डल्स बहुत आएंगे, और रिजल्ट निश्चित नहीं है, रिजल्ट निश्चित नहीं है, रिजल्ट क्योंकि एक होता है ना कि हमने एमबीए किया तो भाई चलो अभी आपने मैनेजमेंट करना है, आप डॉक्टर बन गए तो भाई आप कुछ नहीं तो क्लिनिक खोल के बैठ सकते हो। हर एक लेकिन 5 यहाँ वर्ष पे हर एक 5 वर्ष पे अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने हैं तो हर एक 5 वर्ष पर आपको परीक्षा देनी ही देनी है, और उसके एग्जामिनर जनता होती है जो आपको तय करती है कि इस व्यक्ति को मौका मिलना है या नहीं मिलना है। मैं नीतीश मिश्रा जी को क्या कहूँ, एक फैमिली मैन या एक पॉलिटिशियन? आई थिंक बोथ। और मुझको लगता है कि आप इसे दोनों बैलेंस करके चल पाते हैं? मेरी ये कोशिश होती कहते हैं कि पॉलिटिक्स में तो मतलब यू हैव टू गिव योर एवरीथिंग, नहीं वो डे एंड नाइट का कोई ये नहीं हिसाब किताब नहीं रहता। एकदम है, डे एंड नाइट सही में नहीं है। आपको 2 बजे रात में भी फोन आते हैं। जी बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम में होता है, किसी को मेडिकल अर्जेंसीज होती है, कोई इशू होता है, सुबह 4 बजे भी आते हैं। विजिटर्स आपके किसी टाइम में आ सकते हैं, मिलने वाले का कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप कभी भी आइए। और ख़ास तौर से जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को, उनके क्षेत्र के लोगों का तो अधिकार बनता है कि आप कभी भी आइए अगर उनकी ज़रूरत है, क्योंकि आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट उस सब के बावजूद मेरी कोशिश होती है कि फैमिली के लिए भी समय निकालूं, क्योंकि उनके प्रति भी मेरी जवाबदेही बनती है। और मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में या सामाजिक जीवन में और आप में ये समझ होनी चाहिए कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक बैलेंस आप रखिए। क्योंकि अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी भी आपसे उम्मीदें हैं, बट बहुत बार नहीं भी होता है। और ऐसा नहीं है कि उसके कारण आपको घर में कुछ सुनना ना पड़े, लेकिन उसके बाद भी आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली मेम्बर्स कि वो इस चीज़ों को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दे नो एंड दे अंडरस्टैंड कि कमिटमेंट है इसका, एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स पीपल, एंड दे ऑल्सो रिस्पेक्ट कि माई कमिटमेंट टुवर्ड्स माई पीपल, मेरे लोगों के प्रति कमिटमेंट इज़ ऑन टॉप प्रायोरिटी। तो वो जब उन चीज़ों को समझते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अगर आपके किड चाहेंगे कि वो पॉलिटिक्स में आए तो आपका क्या इरादा रहेगा? नहीं, देखिए, जैसे मुझको भी मेरे फादर ने कभी नहीं कहा कि आपको आना है, और मैं भी ये मानता हूँ कि किसी को मैं ये ना दिमाग में मैं डालूंगा कि भाई आपको आना है। मेरा वो उनकी मर्जी है और उनको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने ही उदाहरण से आपको बताऊंगा कि 1990 से 94 में हमारे फादर झंझारपुर से एमएलए थे, लेकिन 95 में वो राज्यसभा में। तो हम झंझारपुर में किसी फैमिली मेंबर ने चुनाव नहीं लड़ा। मतलब उस समय जो क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो चुनाव लड़े हमारे फादर के प्लेस पे। तो ऐसा नहीं, उस समय वो चाहते तो घर से किसी को भी लड़ा सकते थे। उस समय तो राजनीतिक ऊंचाई पर भी थे। तो हम कभी कहते भी नहीं है अपने बच्चों को कि भाई तुमको आना है। वो मुझको देख रहे हैं, मुझको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुझको वॉच कर रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि नहीं आना चाहिए, उनको अपने आप को साबित करना पड़ेगा लोगों में। उनको दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ। मेरा नाम उनके काम नहीं आएगा। मैं इस बात को मानता हूं और मैं इस बात को अप्रिशिएट भी करता हूं कि हर एक इंडिविजुअल को, और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में किसी को चीज़ें कभी बहुत आसानी से मिल जाती है, किस्मत में होता है, लेकिन उस व्यक्ति को स्वयं उसको अर्जित करना पड़ता है। और लोगों का विश्वास हासिल करना, लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना या उनका कॉन्फिडेंस प्राप्त करना, ये साधारण नहीं है। तो मैं ना रोकूंगा, ना मैं उनको कहूँगा। हाँ, अगर प्रश्न पूछेंगे तो मैं अपने अनुभव से जरूर कहूंगा, जो मुझको ठीक लगेगा कि भाई सही में अगर कोई मेरा एक गाइडेंस लेना चाहे। जैसे मेरे फादर ने मुझसे पूछा था 2000 में कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे, इससे लगभग 24 वर्ष पहले की बात। कभी नहीं उनसे मेरी कोई बातचीत हुई थी पॉलिटिक्स पे या कुछ भी, लेकिन शायद उनको लगा होगा कि शायद ये कर सकता है, एक बार मुझको पूछना चाहिए।
तो आई एम नॉट गोइंग टू परसुएड देम, आई एम नॉट गोइंग टू टेल देम दैट यू शुड एंटर. उनकी जिंदगी है, निर्णय उनको लेना है. रैपिड फायर. फर्स्ट, व्हाई बीजेपी नॉट जेडीयू? BJP has a pan India presence and it gives opportunity to grow. 400 पार होंगे? Absolutely. कितने सीट पर होंगे? बिहार में भी आप 31 थे हम लोग 2014 में, 19 में हम लोग 39 हुए, तो आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी 40 आउट ऑफ 40 दिस टाइम. मिश्रा को बेल और लालू को जेल, आप समझा सकते हैं? मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आपने ये मुझसे पूछा, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है इस पर कुछ कहने का, और प्रायः सोशल मीडिया पर कभी कोई एक लिखे, दो लिखे, तो मेरी कोशिश रही है हमेशा कि हम उनको रिप्लाई करें. लेकिन बहुत बार होता है कि मैंने अगर आपको रिप्लाई किया तो किसी और ने नहीं देखा, तो बार बार ये उठता है. ये बहुत समझने की विषय है. ये क्या पूरा एपिसोड या ये पूरा प्रकरण क्या है. 1996 में जब फॉर्डर स्कैम सरफेस हुआ और ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर जब CBI जांच वगैरह हुई, उसमें एक चीज जो लोग बार बार, खासतौर से आज के जनरेशन को ध्यान नहीं रहता है, ये समझना पड़ेगा कि ये केस था क्या था. दिस केस वाज ऑल अबाउट एक्सेस विड्रॉल. मतलब विड्रॉल की हमारी जो ट्रेजरीज है, ट्रेजरीज से पैसे जितने निकालने थे उससे कहीं ज़्यादा निकाले गए. और ये वो दौर था जब हमारी ट्रेजरी कंप्यूटराइज नहीं थी. मतलब आज तो आप ऑनलाइन सब कुछ है, आप एक पैसा भी निकालेंगी तो सब समझ सकता है, लेकिन उस समय कुछ भी ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी. तो अगर पैसा निकाला भी तो जब CAG ऑडिट करती थी तब वो सामने आता था या नहीं आता. तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में माय फादर वाज नॉट द चीफ मिनिस्टर. मतलब ये एक पहला लोग को लगता है, ये उनको जानकारी नहीं है कि ये जो पीरियड है हमारे फादर के समय का नहीं. और हमारे फादर को ये भी लोग को ध्यान नहीं आता है, भले वो 3 बार रहे हैं लेकिन वो 15 साल नहीं रहे. तो वो अंतिम जब मुख्यमंत्री बने थर्ड टाइम, तो 89 में वो बने 3 महीनों के लिए, फिर चुनाव आ गया, फिर आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री बने. तो ये जो फॉर्डर स्कैम की जो अवधि थी वो 1991 से 1996 का था, जो ट्रेजरी से विड्रॉल हुई. लेकिन हमारे फादर उस दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन थे. तो मैं लोगों को यही कहता हूं कि आपकी सोचिए, निष्पक्ष होकर सोचिए, क्या मुख्यमंत्री की और नेता प्रतिपक्ष की या ये लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका एक जैसी हो सकती है? हाँ, तो पर आप कहेंगे तो फिर आप डॉक्टर मिश्रा का नाम क्यों आया? उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर्स लिखे, और मैं आपको वास्तविकता बताता हूं कि मैं सरकार में अभी से पूर्व लगभग 9 साल मंत्री रहा. हजारों की संख्या में अनुशंसा पत्र प्राप्त होते हैं किसी पदाधिकारी के बारे में, किसी के काम के बारे में. उस पर हम निर्णय लें या ना लें वो मेरी मर्जी होती है, या मेरा सरकार को तय करना होता है इस पर क्या करें. पहली बात कि डॉक्टर मिश्रा वॉज नॉट द चीफ मिनिस्टर, ही वॉज लीडर ऑफ अपोजिशन. तो उनके बातों को या उनके कार्यों को आप चीफ मिनिस्टर से यू कांट कंपेयर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाम आया बिकॉज ही हैड रिटन 3 लेटर्स. 3 चिट्ठी उन्होंने लिखी मात्र. और जब मैं ये कह रहा हूं तो 3 चिट्ठी है, कोई डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का कोई केस नहीं हुआ, कहीं कुछ CBI को नहीं मिला कि इनके पास कोई आमदनी है, कोई प्रॉपर्टी है, कहीं कुछ है, नथिंग. रिकमेंडेशन लेटर थे, उसी के कारण केस हुआ. और 1997 में ऑनरेबल जस्टिस धर्मपाल सिन्हा, और धर्मपाल सिन्हा जी वो व्यक्ति थे जो बाद में रिटायरमेंट के बाद OBC आयोग के बिहार के अध्यक्ष भी बने. उन्होंने पहली बार एंटीसिपेटरी बेल दी 1997 में. उस समय लालू जी वॉज इन कस्टडी. तो RJD ने उस समय बड़ा स्लोगन निकाला कि मिश्रा को बेल और लालू को जेल. तो ये कंटिन्यू हुआ, क्योंकि ये इस चीज़ को वो लोग हमेशा कास्ट एंगल देने लगे कि भाई आप इनको, भाई मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर मिश्रा की कहीं इन्वॉल्वमेंट थी, तो अगर किसी केस में 50 लोग हैं तो 50 के एक्ट अलग होंगे, 50 ने कुछ किया होगा वो अलग होगा, एक समान हो नहीं सकता है. तो जब कोर्ट डिसाइड करता है तो उस व्यक्ति के मेरिट पर डिसाइड करता है कि इसके अगेंस्ट में क्या एविडेंस है या इसने क्या ऑफेंस किया है. मतलब एक तरह से साक्ष्य के आधार पर करता है. लंबी प्रक्रिया चली, 20 वर्षों की कानूनी प्रक्रिया चली, और हमारे फादर ने जितना प्रतिष्ठा अर्न किया बाद में तो यही सब चलता रहा. 97 से जो केस चला टिल हिज डेथ 2019 वगैरह तक ये चलता रहा. लेकिन लोग फिर ये भी भूल जाते हैं कि अगर कोर्ट ने सजा दी तो उसी कोर्ट ने उनको बड़ी भी किया. मतलब लालू जी को दोषी दिया, लेकिन कोर्ट ने डॉक्टर मिश्रा को बाइज्जत बड़ी भी किया. मतलब उनकी अक्विटल भी हुई.
तो आप हाँ ये कह सकते हैं, मैं मानता हूं कि उन डेस्टिनी में था, उनको डेस्टिनी में था कि ये एक स्टिग्मा उनको झेलना पड़ा, एक बदनामी का दंश उनको झेलना पड़ा, मानसिक रूप से वो टॉर्चर होते रहे। किसी पार्टी में वो नहीं थे, अकेले थे, ना उनकी कोई सरकार थी, ना उनके साथ एमएलएस की फौज थी, ना एमपीज की फौज थी। तो वो अपनी बातों को वो अकेले रखते आए, अकेले लड़ते आए। और इस फॉर्डर स्कैम में एक इंटरेस्टिंग और है, जिस पीरियड में डॉक्टर मिश्रा चीफ मिनिस्टर नहीं थे, उस पीरियड को सीबीआई ने दिखा दिया कि ये चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने ऐसा किया। तो केस का जो पहला बुनियाद ही उन्होंने गलत बनाया। अब ये प्रश्न उठा है, आप कोई पूछ सकता है तो कोर्ट ने क्यों नहीं देखा? तो कोर्ट ने जब देखा, रियलाइज किया, तो उनको बरी किया। लेकिन क्योंकि एक चलता आ रहा है और लोग को, क्योंकि हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है आसान किसी को भी कहने में कि भाई मिश्रा को बेल और अमुक को जेल, लेकिन मुझको लगता है कि कोर्ट का फैसला एविडेंस के आधार पर होता है। कोर्ट जब जजमेंट करती है, और आज भी प्रत्येक भारतीय की आस्था कोर्ट पर है। किसी को डिफरेंस होता है तो वो कहता है कि हम कोर्ट में हम निपटेंगे, कहीं ना कोई विश्वास है। और बाद में अगर आप देखिएगा तो जितने बेल मिले हैं तो फिर उस पर आप क्या कहेंगे? और यही नहीं, डॉक्टर मिश्रा जी को जब बरी किया गया, आरजेडी के ही बड़े नेता विद्यासागर निषाद जी को भी बरी किया गया, तो वो किस जाति से फिर आते थे? लेकिन लोगों ने समाज में इस ढंग का इंप्रेशन डाला कि नहीं, सिर्फ जगन्नाथ मिश्रा ही को रिहा किया गया, उन्हीं के साथ और लोगों को रिहा किया गया, तो उस पर दृष्टि नहीं गई। और इसलिए मुझको लगता है कि लोगों को जो आलोचना करना तो बहुत आसान है, फैक्ट्स को पढ़ना चाहिए, डिटेल्स को देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझसे ये पूछा, और ये मैं, क्योंकि मैं इस पूरे केस को जानता हूँ, इस केस को मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है। डॉक्टर मिश्रा पर 3 रिकमेंडेशन के अलावा कुछ नहीं था। कोर्ट ने उनको बरी किया, ये बात लोग को ध्यान नहीं आता है। और जिस पीरियड का ये जिक्र है फॉर्डर स्कैम का, डॉक्टर मिश्रा मुख्यमंत्री नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे। कभी भी चीफ मिनिस्टर का एक्ट और लीडर ऑफ अपोजिशन का एक्ट सेम या सिमिलर नहीं हो सकता है। अगर आप अक्यूज्ड हैं तो हर एक व्यक्ति का गुण दोष अलग अलग है, चार्जेस अलग हैं, एविडेंस अलग है, तो कोर्ट उस आधार पर फैसला लेती है। और मुझको ये प्रसन्नता है कि उनके मृत्यु से पहले कोर्ट ने उनको बरी किया, तो इस एक संतुष्टि उनको ज़रूर हुई होगी कि जो स्टिग्मा मेरे साथ था वो मेरा समाप्त हुआ। लेकिन हाँ, क्योंकि अब बातें पब्लिक डोमेन में है, सबको इतनी बातें की जानकारी नहीं है, तो लोग इस तरह की बातें बार बार अभी भी उठाते हैं कि मिश्रा को बेल क्यों और लालू को जेल क्यों। मुझे अच्छा लगा ये जान के कि आपको कोई हिचकिचाहट नहीं हुई जब मैंने वो प्रश्न पूछा। पहले मैं सोच रही थी आपसे प्रश्न पूछूं या नहीं पूछूं, क्या जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या एडिट करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद जो आपने पूछा। लेकिन एडिट नहीं करना पड़ेगा, और बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने इस बात को रखा, और शायद दर्शक भी इस बात को जानकर कुछ उनके दिमाग में भी कुछ लाइट आई होगी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में। ओके दोस्तों, तो जिस युवा नेता के साथ हम आज बैठे हुए हैं, मैं तो इनको यही बोलूंगी, और मैं इन्हें जेंटलमैन कह रही हूँ, कहते आ रही हूँ और कहते रहूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल जेंटलमैन है। और आप लोगों को ये जानकर भी खुशी होगी कि ये एक एमटीबी युवा आइकॉन है। तो एमटीबी युवा आइकॉन, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यूथ को लेकर के आप क्या सोचते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, कि यूथ के लिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि कैसे यूथ बिहार का आगे बढ़ेगा? देखिए, मुझको लगता है बहुत लंबा इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। फोकस्ड हों, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें, यूज़ करें, जो समय है उसको बर्बाद ना करें। और मुझको लगता है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ उनको है, मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, हर एक जगह दोहराता हूँ इस बात को, कि हमारे जनरेशन को वो नहीं थी। अगर आज आपके पास कोई आइडिया है, उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हारिए नहीं, थकिए नहीं, आप जिस संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं उस संकल्प के साथ आगे बढ़िए। ऐसा आज के समय में कुछ नहीं है विच वन कैन नॉट अचीव। आप उसको अचीव कर सकते हैं। पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ों को होने में समय लगता है। पेशेंस रखिए, ज़रूर पढ़िए। मुझको लगता है कि एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, मतलब पढ़ना इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, अनिवार्य। एकदम पढ़िए
और कहीं कहीं सिर्फ डिग्री के पीछे नहीं जाइए, बहुत बार डिग्री के पीछे हम रहते हैं, हम तथ्यों में नहीं जाते हैं। बिहार तो वैसे भी पढ़ाई के मामले में तो ऑलवेज रहा है कि भाई या तो यहाँ पे आईएएस बनेंगे या फिर पॉलिटिशियन बनेंगे। नहीं, मुझको लगता है ये बने, लेकिन साथ के साथ ही वो एजुकेटेड बने। मुझको लगता है जिसको जहाँ जाना है, जिस मंजिल पर जाना है, उसकी नियति ने, किस्मत ने जो उसके लिए तय किया है वहाँ वो जाएगा। हम कुछ भी बने, मुझको लगता है एक बेहतर इंसान बने, एजुकेटेड बने, मतलब एक तरह से कहिए कि शिक्षा के महत्व को हम समझें और जो अवसर है उस अवसर को हम लूज नहीं करें। और मैं ये मानता हूं कि अगर हम जब 2047 की बात करते हैं तो आज अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो वो अगले 2047 में वो 23 ईयर्स का होगा, 23 साल का होगा। तो वो भारत, हमारी जवाबदेही बनती है कि वो हम कैसा भारत उसको दे रहे हैं, मतलब जो हम अपने कमिंग जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं, क्या पर्यावरण उसको हम सौंप रहे हैं, क्या माहौल उसको हम सौंप रहे हैं, क्या व्यवस्था उसको हम सौंप रहे हैं। क्योंकि 20-25 वर्ष बाद हम लोग किस अवस्था में होंगे दैट वी डोंट नो, बट द फ्यूचर बिलोंग्स टू द यूथ। और बिहार का युवा आज देश के युवाओं से compete करना चाहता है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ना चाहता है। उसको एक अवसर की आवश्यकता है और एक दिशा में वो चले, और बिहार उसको वो अवसर देगा। बिहार उसको अवसर देगा। और बिहारी तो ऐसा है कि वो अवसर ढूंढता भी है, और हमारे यूथ में जितनी क्षमता है वो क्षमता किसी और में नहीं है। और बिहार की युवा पॉपुलेशन सर्वाधिक है, आने वाला समय बिहार के युवाओं का ही है। लेकिन इतना ज़रूर है, जब तक हम स्किल्ड नहीं होंगे, सबों को सरकारी नौकरी मिले, ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है जितनी बड़ी हमारी जनसंख्या है। लेकिन हम कहीं ना कहीं हमें एक हुनर हो, क्षमता हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। जॉब सीकर बनने से बेहतर है कि जॉब क्रिएटर बनिए। एक व्यक्ति अगर 10 परिवार का अगर पालन करा देता है, वो सोचिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन वो सोसाइटी, स्टेट और कंट्री के लिए कर रहा है। तो फॉर देम अगर वन लाइन हम कहें यूथ के लिए तो इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। आप सिर्फ संकल्पित होइए और आगे बढ़िए। स्काई इज नॉट द लिमिट। बड़ा मजा आया नीतीश मिश्रा जी, जैसे सौम्य आप हैं, आपके जो जवाब थे वो काफ़ी स्मार्ट थे और काफ़ी सच्चे लग रहे थे। जितना हम आपको जानते हैं और अभी तक में आपके साथ जितना भी सफ़र रहा है, मुझे ऐसे नहीं लगता कि हमने मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हमने बेस्ट काम किया अभी आपको हमारे पॉडकास्ट पे लाने का, बिकॉज वी रियली वांटेड अ पॉलिटिशियन एंड दैट टू फ्रॉम बिहार। क्योंकि बिहार तो जनता, आप सब लोग तो जानते हैं कि बिहार कैसे माना जाता है। एक रंगदार बिहारी, एक गुंडा मिनिस्टर होना चाहिए, डरावना सा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ा लिखा नौजवान जो 29 इयर्स से पॉलिटिक्स में है और आज आपके सामने है, आपने उनकी बातें सुनी और मुझे लगता है कि उनकी बातें सुनने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा और बिहार के लोगों को लग रहा होगा कि ही इज़ प्राउड टू बी बिहारी। एंड आई एम ग्लैड कि एक और बिहारी के साथ हमने आज पॉडकास्ट किया। तो इसी के साथ ही ये GTRI का पॉडकास्ट शो नीतीश मिश्रा जी के साथ हम अलविदा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच।